हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू दिस वेरी ब्रांड न्यू लेसन। सबसे पहले तो लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ओके? लिसन टू मी वेरी केयरफुली. जस्ट गो एंड रीड द डिस्क्रिप्शन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड फॉलो ईच एंड एवरीथिंग विच आई हैव रिटर्न इन द डिस्क्रिप्शन. ओके, स्टार्ट करते हैं. तो सीएपीएफ एग्जामिनेशन 2022 का ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जीएस का. ठीक, आई मीन जनरल एप्टीट्यूड एंड जो इंटेलिजेंस वाला हमारा पहला पेपर होता है, राइट? तो आपको बताइए कि देखिए 2014 से लेकर के 2023 तक के आपको सारे एग्जामिनेशन, सारे पेपर यहाँ पे कंप्लीट करा के दूंगा. 2014 से लेकर के 2021 तक के ऑलरेडी कवर्ड है. लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, प्लेलिस्ट का. एक बार जाए, एक बार देखिए उसको. ओके, एंड दीज आर बेसिकली दी ऑफिशियल पेपर्स एंड ऑफिशियल आंसर की से मैच करके यहाँ पर मैं आपको आंसर दे रहा हूँ. ठीक है, 4 अगस्त को आपका एग्जामिनेशन है, सो बी प्रिपेयर्ड and all the very best for that. Okay, so let's get started. तो सबसे पहले वाला क्वेश्चन था सर मैम, which one of the following is the different. अच्छा, मैं यहाँ पे आपको बेसिकली ये मैथ्स और मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन यहाँ सॉल्व नहीं कराऊंगा. उसके लिए टेलीग्राम पे आपको जाकर को देखना पड़ेगा कि मैंने कहाँ पर सॉल्व किए हुए हैं सर मैम. ओके, तो यहाँ पे हम मैथ्स के अलावा सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम टैकल करेंगे. ओके, और बट मैं आंसर आपको बता दूंगा. इफ यू वांट यू कैन सॉल्व इट. एक नोटबुक लेकर के बैठो, सॉल्व करो. राइट? ओके. So, which one of the following is the difference of the sum of the cubes of first 10 natural numbers and sum of the squares of the first 10 natural numbers is basically. इसका आंसर क्या हो सकता है बताइए सर मैम. इसका आंसर है बी. ठीक है, इसका आंसर है बी. अ पर्सन बाइज एन आइटम फ्रॉम अ शॉप फॉर विच अ शॉपकीपर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑफ द. देखिए, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ बेसिकली कि भाई एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में पहले आपको क्या नहीं करना चाहिए. मैं भी आपको ये बता रहा हूँ सर मैम कि किन किन बातों का ध्यान रखो ना. सिंपल सी है. फर्स्ट रूल, ऑलवेज रिमेंबर, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. वेरी केयरफुली. मिस इंटरप्रेट किया, आंसर गया आपका. देखिए ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए बहुत ही इजी होता है डिसाइफर करना. अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया ना एक बार एग्जामिनेशन परिसर में आकर के, बौखला नहीं गए हो, है ना, होपलेस नहीं हो गए हो, तो ये आपके लिए वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस आपके देखने को यहाँ पर मिलेंगे. देखिए बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, तो है ना, सी सेट लेवल के भी नहीं आते अगर हम देखें एक तरीके से देखा जाए तो अ पर्सन, एक बंदा है, उसने एक आइटम खरीदा फ्रॉम शॉप, जहां पर शॉपकीपर ने उसको डिस्काउंट दिया 10% का मार्केट प्राइस पे. ठीक है, एंड पर्सन पेज यूजिंग ई वॉलेट. उसने ई वॉलेट से पे किया तो उसको 10% कैशबैक भी मिला. तो ओवरऑल अगर हम बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ द इफेक्टिव डिस्काउंट. इफेक्टिव डिस्काउंट कितना मिला उसको ओवरऑल, तो इसका आंसर है वैसे तो सर मैम 19%. ठीक है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम. सॉलिड स्पेरिकल बॉल है, आयरन से बनी हुई है, मेल्ट किया, दो नई बॉल बनाई. ठीक है, उसका डायमीटर क्या है, 1:2 का है. तो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर न्यू बॉल टू द ओरिजिनल बॉल कितना है. तो ये जो हम 1:2 हम बोल रहे हैं, तो ये जो इसमें से छोटी है सर मैम, इसका जो पहली वाली बॉल थी, बस जो ओरिजिनल बॉल थी, उससे क्या रेशियो है इसका. ठीक है, तो इसका आंसर है 1:9. ठीक है, ये वाला पढ़ना बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. सपोज अ बैंक गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम, वो दे रहा है कंपाउंडेड एनुअली. तो कंपाउंड इंटरेस्ट की यहाँ पर बात करते हैं. ठीक है, तो सी और ऐसा ही डेफिनेटली आपको करके जाना है. फॉर अ फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर, 2 साल तक 10% दे रहा है, कंपाउंड हो रहा है एनुअली 2 साल तक. व्हाट शुड बी द सिंपल इंटरेस्ट रेट पर एनम इफ द मेच्योरिटी अमाउंट आफ्टर 2 ईयर इज टू रिमेन द सेम. 2 साल के बाद अगर मेच्योरिटी, अगर हम अमाउंट माने वो सेम रहेगा, और अगर सिंपल इंटरेस्ट पे रहेगा, तो क्या बेसिकली क्या परसेंटेज है उसकी. तो ये बोल रहा है बेसिकली, इसका आंसर है सर मैम 10.5%. ठीक, आगे बढ़े. ओके, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है. एक रनर है, उसकी एवरेज स्पीड रिड्यूस हो जाती है बाय 25% एवरी आवर. ठीक है, अगर वो 16 किलोमीटर रन करता है इन फर्स्ट आवर एंड ही रन्स थ्री फॉर 3 आवर्स, देन व्हाट इज द ओवरऑल एवरेज स्पीड. ठीक है, जैसे पहले में मान लीजिए उसने 16 किलोमीटर करा, तो 25%, इसकी जो भी स्पीड थी उसको 25% रिड्यूस कर लीजिए. सेकेंड आवर में वो मतलब उतने किलोमीटर दौड़ेगा वो. थर्ड आवर में सर मैम फिर 25% रिड्यूस कर लीजिए. ठीक है, तो इसका आंसर है 12.33 किलोमीटर पर आवर. दिस इज द ओवरऑल एवरेज स्पीड है. ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ट्रफ एंड रिजेस क्या होती है, सिंपल ज्योग्राफी का क्वेश्चन. बताइए सर मैम, ट्रफ एंड रिजेस क्या होती है. इलोंगेटेड एरियाज ऑफ लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर रेस्पेक्टिवली. इलोंगेटेड एरियाज ऑफ लो प्रेशर, इलोंगेटेड एरियाज ऑफ हाई प्रेशर, इलोंगेटेड एरियाज ऑफ हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर रिस्पेक्टिवली. बताइए, सिंपल सी चीजें, दो चीजें पूछी है ना, तो ये तो बिल्कुल आप बता ही दीजिए इनको, तो है ना. दो कॉन्सेप्ट इसके अंदर पूछे हैं रिलेटेड टू द सेम थिंग, एंड इसका आंसर है इलोंगेटेड एरियाज ऑफ लो प्रेशर एंड ऑफ हाई प्रेशर रिस्पेक्ट. ठीक है, बताया ना मैंने कितनी बार तो पढ़ा है सर मैम आपको, ये ट्रफ है, ये रीजेस है, ये ट्रफ है, ये रीजेस है ना. रिमेंबर हमने बात की थी एंटिक्लाइन, सिंक्लाइन,
यस। अच्छा, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 7 वाला पढ़ना। अ बाउंड्री द बाउंड्री लेयर ऑफ द फॉरेस्ट एट विच द एनर्जी एक्सचेंज अकर एट सम इंसोलेशन इज रिटर्न डायरेक्टली फ्रॉम द क्या हो सकता है बताइए। देखिए ये समझ लीजिए एक बहुत घना जंगल है, वहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, लंबे लंबे अच्छे खासे भरा हुआ रेन फॉरेस्ट मान लीजिए। तो ये बोल रहा है कि अब आपको है ना कीवर्ड्स पकड़ने हैं। वो बात कर रहा है किसकी, एनर्जी एक्सचेंज की। नेक्स्ट बात करता है ये इंसोलेशन की। तो बेसिकली इसे कह रहा है कि ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है, फॉरेस्ट फ्लोर, फॉरेस्ट सॉइल, फॉरेस्ट कैनपी एंड लिटर, जो कि हेल्प करता है कुछ सोलर इंसोलेशन को रिटर्न करने के लिए डायरेक्टली टू द स्पेस। अब वो क्या हो सकता है, तो डेफिनेटली इसका आंसर फॉरेस्ट कैनोपी है सरन मैम। ठीक है, उसको जमीन तक ही नहीं आने देता है। तभी तो आपने सुना होगा जो बेल होती है और जो बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं सरन मैम, इन ऐसे घने जंगलों में, जहां पर सनलाइट के लिए वो यूज करते हैं लॉन्ग ट्रीज का सरन। ठीक है, तो ताकि कैनोपी तक जा सकें, या फिर हम बात करते हैं इंसोलेशन ले सकें। ठीक है सरन मैम, ये मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया विद दी क्लियर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो इफ यू वांट यू कैन गो एंड डायरेक्टली वॉच। ये वाला बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है द ऑर्गेनिज्म दैट प्रेफर हाई सोल्ट कंसंट्रेशन हैबिटाट्स रिफर टू एस, यानी कि जिनकी सैलिनिटी या फिर सोल्ट कंसंट्रेशन की बहुत तगड़ी कैपेसिटी रहती है। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, हेलोफाइट्स। क्या बोलते हैं, हेलोफाइट्स। अब आपको क्या करना है, एल्केफाइट्स पे रिसर्च कर लो, कैल्सिफिल्स पे कर लो, नाइट्रोफाइट्स पे कर लो, नेक्स्ट ईयर आ सकता है, इसी साल आ सकता है। राइट, ऐसे होती है तैयारी। देखिए इससे इजी क्वेश्चन नहीं आ सकता, अगर आप माने तो इतना बड़ा एग्जाम में इतना इससे इजी क्वेश्चन नहीं आ सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज है, लिनक्स है, उबंटू है, एमएस एक्सेल नहीं है सर मैम। एमएस एक्सेल इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम ना। वो तो पता ही है एमएस एक्सेल क्या है बेसिकली, है ना। ओके, सब यूज करते हैं। अच्छा, ये पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज नॉट, ये जरूर पढ़िएगा, नॉट एन एप्लीकेशन लेयर ऑफ द टीसीपी आईपी मॉडल। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एचटीटीपी है, एफटीपी है, डीएनएस है सर मैम, बट आईपी नहीं है सर मैम। आईपी बेसिकली यस, वो आईपी एड्रेस वाला ही है। इट्स नॉट एन एप्लीकेशन लेयर ऑन द टीसीपी एंड आईपी मॉडल। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। तो 10th का आंसर हो गया डी आपका। अच्छा, अब ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इसको पढ़ने में ही बेसिकली आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। सेंस निकालिए, है ना, आप अपना कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो, आप इस तरीके के क्वेश्चन कर लोगे। सबसे पहले विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी कंडक्टर डिवाइस, कौन सा ऐसा आउट ऑफ दिस सेमी कंडक्टर डिवाइस के बारे में जानना चाहता है, दैट इज यूज टू इंक्रीज द पावर ऑफ इनकमिंग सिग्नल्स। जो सिग्नल्स मिल रहे हैं ना बेसिकली उसको बेसिकली उसका पावर इंक्रीज कर देता है, क्यों, क्योंकि उसकी शेप प्रिजर्व कर लेता है, किसकी, ओरिजिनल सिग्नल की। ठीक है, तो क्या हो सकता है, तो रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, फ्लिप फ्लॉप एंड डायोड। अब यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ट्रांजेक्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इट्स अ गुड टैक एक्चुअली। ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप नहीं हो सकता, है ना, आपको नाम से पता होना चाहिए बेसिकली। तो मोस्ट और रजिस्टर भी नहीं हो सकता है। ठीक है, मोस्ट लॉजिकल और मोस्ट सेंसिबल ऑप्शन यहाँ पर बी और डी में से एक हो सकता है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर आपको दिख रहा है दो फैक्टर्स है, एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर वैसे तो इसका करेक्ट आंसर है, बट इफ यू कैन रिड्यूस टू दी 50-50, उसके बाद आप चांस लीजिए। अब ये क्वेश्चन बायो का है आपके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्टली रिप्रेजेंट द जेनेटिक मटेरियल इन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, दोनों में हो सकता है। तो इसका आंसर तो वैसे न्यूक्लियोइड एंड क्रोमेटिन है। ठीक, अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना है, तो देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है क्रोमेटिन एंड निकोटिन, बट यहाँ पर लिख रहा है रिस्पेक्टिवली। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है सर, है ना, ये बड़ा, ये ट्रिक है, ये ट्रिकी है सर, ये बहुत ही ट्रिकी है। ठीक है, तो इट्स गुगली। तो प्रोकैरियोट्स तो होते हैं सर इनमें आपके, हम इसकी बात करते हैं न्यूक्लियोइड में, आपके यूकैरियोट्स आपके क्रोमेटिन। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट मैचिंग। तो इसका भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इसलिए आपको पता हो जाए, इसलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की यू नो इंपॉर्टेंस यहाँ पर बार बार जाहिर करते रहते हैं सर मैम। ओके, आगे बढ़े। तो अगर आपने एक बार ये सब चीजें सीख ली ना, तो ट्रैप्स समझ में आ जाएंगे एटलीस्ट आपको। ठीक है, तो जो ट्रैप्स हम फंसते हैं या फिर हम जो सिली मिस्टेक्स करते हैं ना, वो नहीं होगी फिर आगे। देखिए एकदम वो क्या बोलते हैं, एवरग्रीन क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं, एवरग्रीन क्वेश्चन, एवरग्रीन टॉपिक्स। सिंपल सा ही है, वही है। लाइसोसोम्स आर द सैक्स of the cell filled with digestive enzymes. The digestive enzymes are synthesized by, सिंपल है, ये कुछ भी नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कौन सिंथेसाइज करता है। सिंपल है सर मैम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं। कौन करते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड फिर भी नहीं पता, फिर भी जिसको नहीं पता, तो सिमिलर लुकिंग स्टेटमेंट है, एमसीक्यू एप्टीट्यूड का इस्तेमाल करें एंड इसमें से एक चांस लेकर के मार दीजिए। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ना। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द सेल्स ऑफ अ मेरिस्टेम ऑफ अ प्लांट। बट अगर आपने पढ़ा है ना, प्लांट्स एनाटॉमी पढ़ी है ना, प्लांट सेल्स के बारे में पढ़ा है, तो आप इसको कर लोगे। इसका आंसर ए है वैसे तो। डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेल वॉल होती है, सेल वॉल तो डेफिनेटली थिन ही होती है, तभी तो हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन भी इनके अंदर होती है, एनिमल्स में नहीं होती है। लार्ज न्यूक्लियाई, एब्सेंस ऑफ वैक्यूल्स। ठीक है, सिंपल है वैसे तो, अगर देखा जाए तो, अगर पढ़ा है तो सिंपल ही आपके लिए, नहीं तो फंसा देगा ये आपको, है ना, एग्जामिनेशन टाइम में।
तो बायोलॉजी तो कम से कम बहुत ही अच्छे से करके जाओ। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स फिर भी अगर आप एक बार छोड़ दें, छोड़ दीजिए, बट बायोलॉजी डेफिनेटली करके जानी है आपको। फिर से एवरग्रीन क्वेश्चन आया कि कौन सा एनिमल है जिसके पास 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। तो सिंपल है सर, मैम इसका आंसर क्रोकोडाइल है। ये तो हम स्कूल टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, राइट? करेक्ट, आगे बढ़े। अच्छा, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, बिना नॉलेज के इसको करके देखते हैं। वन वे ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग डिजायर्ड कैरेक्टर्स इनटू क्रॉप वेराइटीज इन हाइब्रिडाइजेशन को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इन दिस प्रोसेस देयर इज क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर, ये वर्ड है बेसिकली, ये की वर्ड है, जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स होने चाहिए, तभी हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस पूरी हो सकती है। क्योंकि इसके अंदर सर एंड मैम हम क्या करते हैं, क्रॉसिंग करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉसिंग्स विल नॉट रिफर्ड एज आपके हाइब्रिडाइजेशन? सिंपल है, इंटरवेरिएटल, इंटरस्पेसिफिक, इंटरजेनिक। ठीक है, तीनों में इंटर 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 आ रहा है, लास्ट वाले में क्या आ रहा है, इंट्राजेनिक। इंट्राजेनिक का मतलब होता है सर एंड मैम, जो हम बात करते हैं क्रॉप वैरायटीज, ये सिमिलर यानी कि सेम फैमिली। ठीक है, यानी कि जेनेटिकली सिमिलर है ये, इंट्राजेनिक फैमिली के अंदर, तभी तो हम बोलते हैं। तो ये इंटरजेनिक यानी कि एक्सचेंज हो रहा है, दो डिसिमिलर है। सिंपल, तो इसका आंसर आ गया सीधा सीधा सर एंड मैम 16 का डी। अच्छा, बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन को, देखो 17, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं आर क्लासिफाइड एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट पूछ रहा है। ठीक है, हमने बेसिकली ये डिस्कस भी किया था जब मैं आपको बायोलॉजी के बारे में बता रहा था कि विच आर द मोस्ट मोर असेंशियल, माइक्रो ज्यादा असेंशियल होते हैं मैक्रो, फिर उसके एग्जांपल मैंने दिया था। तो इसका आंसर बेसिकली अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम है। ठीक है, मैग्नीशियम इज अ मैक्रो न्यूट्रिएंट। ये वाला पढ़ना बहुत ही है, लेकिन ट्रिकी भी है ये, बिकॉज ऑफ द ऑप्शंस। बट प्रोड्यूस्ड इन द नोचेस along the leaf margin of the briar plant, fall on show, fall on soil and developed into a new plant. ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ विच, जब हम बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो कौन सा रिप्रोडक्शन है ये? सिंपल है सर मैम, दिस इज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यहाँ पर बात आ रही है सॉइल की, यहाँ पर बात आ रही है सर मैम लीफ मार्जिन की, न्यू प्लांट की। तो न्यू प्लांट से तो हो गया आपका, हम बात करते हैं जब रिप्रोडक्शन। बट वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम इसको बोलते हैं। बडिंग क्या बोलते हैं वो नहीं पढ़ा आपने? जब हम बात करते हैं हाइड्रा, दैट इज बडिंग। ठीक। अच्छा, बात करते हैं फाइलम टिश्यूज आर मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ, कौन सी क्लास से पढ़ते आ रहे हो? 6 7 से पढ़ते हुए आ रहे हो सर मैम। इसका आंसर है डी, फूड। ठीक है, हम पढ़ते हैं जाइलम होता है, एक फाइलम होता है सर मैम। ठीक है, जाइलम होता है, फाइलम होता है। तो फाइलम फॉर फूड, जाइलम फॉर वाटर। सिंपल, आगे बढ़े। अच्छा, ये पढ़ना है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। टू ऑब्जेक्ट्स है, इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट की बात करें, एक्स एंड वाई, जिनका मास सेम है। ठीक है, इनका मास सेम है, बट इनकी स्पीड डिफरेंट है सर मैम, यू एंड 3u। ठीक है, तो जो आपका वाई है वो 3 टाइम्स ऑफ दी आपके, हम बात करते हैं यू से फास्ट है। ठीक है, स्पीड वाइज। तो उनकी काइनेटिक एनर्जीज क्या क्या रिलेशन है एक दूसरे से, ये पूछ रहा है बेसिकली। तो इसका आंसर क्या होगा सरन्नाम? सिंपल है सरन्नाम, इसका आंसर है सी, 9 kx, यानी कि जो अगर आप बात करें 9 k इज इक्वल टू के वाई। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्स इज मच मोर देन ये आपके काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई। ठीक है, तो ये बेसिकली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ प्रेशर? तो यूनिट ऑफ प्रेशर इनमें से कौन नहीं है? तो आप मुझे बताइए, पास्कल है ना? तो हम बात करते हैं जूल पर मीटर स्क्वायर, दिस इज नॉट द यूनिट ऑफ द प्रेशर। अच्छा, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से इसको एप्टीट्यूड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझना बहुत बहुत ध्यान से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक द कॉन्वेक्स लेंस? ठीक है, लेंस की बात कर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है ना। सिंपल है, देखिए पहला ऑप्शन है एल्यूमिनियम, फिर है ग्लास, सफायर एंड वाटर। सबसे पहले वाटर डेफिनेटली इस्तेमाल हो गई। कॉन्वेक्स लेंस को बनाने में कौन कौन से मटेरियल का इस्तेमाल नहीं होता है? वाटर अगर जरा सा भी कहीं पे इस्तेमाल हो रहा होगा तो डेफिनेटली करेक्ट हो जाएगा। यस, करेक्ट, बहुत ही कॉमन है, बहुत ही जेनरिक है। ठीक है, तो वाटर तो आपका डेफिनेटली इसका आंसर है ना? आंसर नहीं है, मतलब मटेरियल यूज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लास। अगर लेंस में ग्लास नहीं लगेगा तो क्या लगेगा बताइए, है ना? तो एक वहां से ये भी सही हो जाता है आपका, सफायर एंड एल्यूमिनियम। अब आप समझिए, हम जिसको बोलते हैं ना सर मैम, कि अगर सफायर इसका करेक्ट आंसर नहीं हो, मतलब अगर हम बात करें तो ये गुगली है सर मैम। सफायर क्या होता है? नीलम, एक तरीके से प्रीशियस स्टोन होता है। तो सफायर इज ऑल्सो अ ग्लास, मिनरल है ना ये, इस ऑल्सो अ ग्लास में इस्तेमाल क्यों नहीं हो सकता भाई? लेंस बनाने में बिल्कुल हो सकता है सफायर का इस्तेमाल। तो आंसर इज एल्यूमिनियम सर एंड मैम, बिकॉज इसमें वो वाली प्रॉपर्टीज नहीं हो सकती जिससे लेंस बना सके। ठीक है, ठीक है सर मैम, आगे बढ़े। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इसका आंसर ए है वैसे तो। ठीक है, ओके। इजीएस्ट और द इजीएस्ट क्वेश्चन है ये आपका, ऑप्टिकल कौन सा ऑप्टिकल फिनोमिना है जो कि स्काई का ब्लू कलर में रिस्पॉन्सिबल है? सिंपल सर एंड मैम, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो दिस इज आपका 23 का आंसर।
देखिए ये वाला बड़ा इजी क्वेश्चन है। द इलेक्ट्रिकल, मैं बोल रहा हूँ इजी इजी, टफ भी आएंगे क्वेश्चन, मैं बताता भी जा रहा हूँ कौन सा टफ है। द इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज फॉर कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो बताइए, वोल्ट मीटर, एमीमीटर, मोटर या फिर जनरेटर। तो इसका आंसर है सर मैम जनरेटर। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी आपकी जो होती है उसको बेसिकली किसमें बनाया था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, पेट्रोल हो गया, पेट्रोल से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, डीजल से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, तो ये बेसिकली ये इसका मतलब है। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा ये वाला आंसर देखना, ये क्वेश्चन देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव लेंस इज 2 मीटर। याद रखना, कॉनकेव पूछा, कॉनकेव नॉट कॉन्वेक्स। तो व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस? अगर 2 मीटर उसका फोकल लेंथ है कॉनकेव लेंस का, आई मीन मैग्नीट्यूड है, तो व्हाट इज द पावर? पावर क्या होगी? सिंपल है, कॉनकेव लेंस की बात कर रहा है तो ये उड़ा दो, ये वाले तो उड़ा ही दो आप, है ना। तो इसका आंसर आएगा बी और डी में से, तो इसका आंसर है वैसे तो बी, राइट। ओके, देखिए बड़ा ही जेनेरिक क्वेश्चन है, रियल लाइफ से एग्जांपल से बेसिकली क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, तभी तो जनरल साइंस इसको बोलते हैं, जनरल साइंस। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ द शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट देखा होगा, कभी एक्सपीरियंस भी किया होगा किसी ने, अनफॉर्चुनेटली, राइट। सो द जो करंट होता है इलेक्ट्रिकल, जो इलेक्ट्रिक सर्किट हमारे होते हैं, जो घरों में लगे हुए होते हैं, उसमें क्या बेसिकली होता है? क्या वो जीरो हो जाता है वहां पर इलेक्ट्रिक करंट? क्या वो सेम रहता है? सेम रहता तो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट नहीं होता। इंक्रीज हो जाता है बहुत तेजी से, शार्पली, या डिक्रीज हो जाता है शार्पली। सिंपल है तरह में, इलेक्ट्रिकल करंट बहुत तेज हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दैट्स वाई हम कहते हैं ना कि लोड आया वही सर्किट में पहुंच जाता है, इसलिए शॉर्ट सर्किट वहां पर हो गया। तो इसलिए ये बेसिकली समझना जरूरी है ना। सिमिलर लुकिंग स्टेटमेंट भी है सी एंड डी, तो इसमें से ये भी जाएगा। तो नॉलेज से भी जा सकता है और एप्टीट्यूड से भी आप इसको कर सकते हो, और बहुत कोहेरेंटली तो काम करते ही हैं आपके। ठीक है, आगे बढ़े। अब ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन मुझे लगा, अगर जिसको क्वेश्चन पता है उसके लिए तो इजी है। इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय 2 टाइम्स, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल चेंज बाय द फैक्टर ऑफ। इसका आंसर तो बेसिकली 4 है सर मैम। ठीक है, ओके ओके। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स रिएक्ट्स विद बोथ एसिड एंड बेस? तो इसका आंसर बताइए। देखिए इसका आंसर बताइए पहले तो, सबसे पहले। अच्छा आप अपनी स्कोर भी बता सकते हैं, ठीक है, आउट ऑफ, जब हम बात करते हैं 250 आपके कितने आ रहे हैं। ठीक है, ओके सर मैम। बात करते हैं या फिर कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए। तो इसका आंसर वैसे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, बट यहाँ पर आप ऑप्शन देखिए, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम एंड पोटासियम, विच इज द मोस्ट, अगर हम बात करें तो ओड वन आउट कौन सा है, तो ये सिमिलर काइंड ऑफ है, कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम। बट एल्यूमिनियम इज समथिंग विच इज आपका मेटालिक, अगर हम देखें। तो अगर आपको आंसर नहीं आता ना, तो ओड वन आउट भी लगा सकते हो। एल्यूमिनियम इज द करेक्ट आंसर। ओके, बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द ब्रेड, जो ब्रेड होता है उसको सॉफ्ट और स्पॉन्जी क्या बनाता है, जब हम उसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड कर देते हैं। रिमेंबर, ये सब बनाने में क्या लगता है, केक बनाने में, ये सब बनाने में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। तो वो बेसिकली क्या बेसिकली कर देता है, क्या ऐड करता है? तो ये बेकिंग सोडा पूछ रहा है क्या है ना। आपको भी क्या ऐसा ही लग रहा है क्या? एब्सोल्युटली रॉन्ग हुआ। अगर आपको ये लग रहा है बेकिंग सोडा का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो वो बी है वैसे तो, बट इसका आंसर बी नहीं है, इसका आंसर सी है सर। ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ ब्रेड सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, जब कॉन्सिक्वेंस पूछ रहा है ये। बेकिंग सोडा डालने के बाद क्या होता है? सिंपल सी, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं, बेकिंग सोडा के कारण कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड होती है, और फिर उससे क्या होता है आपका, सर मैम, व्हाट, आपका ब्रेड सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बन जाता है। ठीक है, या फिर आपका केक जो भी आप बना रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये वाला आप सॉल्व करके बताना, कि एक फादर है और उसका जो बड़ा बेटा है उसकी एवरेज एज 35 साल है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ये से क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और फादर और उसके छोटे बेटे की एवरेज एज है 32 साल। और दोनों लड़कों की अगर हम एवरेज एज निकाले तो 17 साल है। तो पहले तो टोटल निकाल लेना, फिर फादर का जो कॉमन एज है वो निकाल लेना। फिर इसमें पूछा कि व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द फादर एंड द टू सन, यानी कि तीनों का मिलाकर के एवरेज बचत पूछा है। तो इसका आंसर तो बेसिकली अगर हम बात करें तो 30 का आंसर है सी, 28 ईयर्स। ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 31, और इसका आंसर सर मैम, बेसिकली क्वेश्चन है, नंबर इज 124 और मोर देन इट्स वन थर्ड, यानी कि वन थर्ड से 124 नंबर ज्यादा है, व्हाट इज दैट नंबर? तो इसका करेक्ट आंसर वैसे तो 186 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार ट्रेवल्स 3/4 ऑफ द डिस्टेंस, अगर हम बात करें एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि कोई मान लीजिए 100 किलोमीटर, उसका 3/4 उसने 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया, और बाकी का जो 1/4 बचा मैम, वो किया 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो एवरेज स्पीड इन पूरी जनरल की 50 किलोमीटर पर आवर थी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी? यानी कि ये पूछ रहा है कि जो 1/4 ऑफ द डिस्टेंस था जो उन्होंने कवर किया, वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकाला, तो वी की वैल्यू निकालनी है आपको, जिसका आंसर सर मैम 32 का सी है, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पर ये तो प्रॉपर सर एंड मैम, अगर हम बात करें तो हर साल क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको टाइम इन वर्क से। सो ए एंड बी, अगर कोई वर्क कंप्लीट करते हैं 10 दिनों में, और अगर बी इसको अलोन कंप्लीट करता है 15 दिनों में,
सर सर मैम, तो ए कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? सिंपल सर मैम, ऑन 33, इसका आंसर है डी, 30 दिनों में करेगा सर मैम। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करने होते हैं, सिंपल सी चीजें सीसेट के टाइम बताया था कि वो को ले लो, 100 ले लो, या फिर जो 10 और 15 से मल्टीपल हो वो ले लो, है ना। एंड फिर उसको डिवाइड करो कि भाई अगर ए एंड बी मिलकर के 10 डेज में इसको कंप्लीट कर रहे हैं और बी 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है, पर्टिकुलर नंबर ऑफ यूनिट्स, तो ए कितना करेगा, ऑटोमेटिकली निकल जाएगा 30 डेज का करेक्ट आंसर है। राइट, बात करते हैं, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द फर्स्ट 4 ऑफ द 5 नंबर्स इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर 25 है, एंड जो एवरेज है लास्ट 4 नंबर्स का वो 20 है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर? तो 34 इसका आंसर है डी सर, 20 का करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सब कहाँ सॉल्व है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ओके, सो फॉर दैट यू हैव टू गो एंड चेक द जो आपका टेलीग्राम है, वहां पर जाकर के आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, बोरेक्स का नाम सुना है कभी? बोरेक्स पाउडर होता है एंड इट इज प्रिपेयर्ड फॉर, ये बहुत सी जगह पे काम आता है, ज्वेलरी मेकिंग में काम आता है, आयरन स्टील इंडस्ट्री में बहुत जगह काम आता है। एंड बेसिकली ये पूछता है कि किससे मिलकर के बनता है ये, तो 35 और उसका आंसर है सोडियम कार्बोनेट से मिलकर इससे बेसिकली बनता है। सिनेबार इज एन ओर ऑफ व्हाट? तो सिनेबार किसका और है बेसिकली? तो मरकरी का है सर में। सिनेबार हमने जब इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ी थी ना सर में, पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी बताइए, है ना? यस, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैं पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट किया हुआ है सर में। ठीक है, तो आर्ट्स एंड कल्चर, हिस्ट्री, इन सबका तो आपका सॉर्ट है, पॉलिटी ऑलरेडी कवर हो चुकी है। आई वॉन्ट यू टू ज्वाइन टेलीग्राम एज सुन एज पॉसिबल, तो इसका आंसर बेसिकली वैसे तो मरकरी है। ठीक है, लिंकेज क्रिएट करा कर आ जाएगा आपको। अब ये थोड़े से ये जो आते हैं ना सिमिलर लुकिंग स्टेटमेंट, अगर आपको एग्जैक्टली पता है तो ये आप इसको कर सकते हैं, वरना आई पर्सनली सजेस्ट स्किप इट। ठीक है, तो गोल्ड, निकल, पलाडियम, आप इसके तो पैटर्न ढूंढने मत लग जाना, वो सब बहुत चीप काइंड ऑफ एलिमिनेशन ट्रिक्स होती है, इसको आपको नहीं करना है। तो ए बेसिकली इसका करेक्ट आंसर है, गोल्ड, निकल एंड पलाडियम। ठीक है, तो अलॉइज को अगर आप चाहें तो अलॉइज एक बार सर्च करना गूगल पे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट अलॉइज है, या फिर प्रीवियस क्वेश्चन से सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन से रिलेटेड आए निकाल लो एंड उनको देख करके चले जाना, हो जाएगा था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजनेशन इन एल्कीन्स कैन बी कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर? तो दिस इज सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर वैसे तो निकल है सर। ठीक है, इसका आंसर ऑफिशियल आंसर निकल है। ठीक है, अच्छा ये पूछ रहे हैं, ये सिंपल है, जो हम बात करते हैं ना, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस लाइग्नाइट, तो ये किसका एग्जांपल है? तो हम ये पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन, एडिशन, डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन। तो वैसे तो इसका आंसर है कॉम्बिनेशन, ऑफिशियल आंसर इसका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है इसमें। ठीक है, तो उसको याद रखना, पढ़ के क्या जाना है आपको, डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन एंड एडिशन, इनके दो दो तीन तीन एग्जाम्पल देख करके चले जाना, यू विल डेफिनेटली गो थ्रू। ओके, ओके सर। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो इसको यूपीएससी ने डिलीट कर दिया। ठीक है, तो पढ़ने का कोई सेंस है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ते हैं वाला, देयर इज अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल, 5 लोगों का ग्रुप है, among which there is one couple, एक कपल है। in how many ways can these 5 people be seated in a row having 5 chairs if the couple is to be seated next to each other? तो ओवरऑल क्या बात करते हैं हम, 4 लोग हो गए, रिमेंबर, है ना। और ये एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, बट इसको लॉजिकल रीजनिंग से भी कर सकते हो, इसका आंसर 48 आएगा। ठीक है, ये वही सिंपल स्पीड की अगर हम बात करें, टाइम डिस्टेंस स्पीड, तो 2 फ्रेंड्स हैं 10 किलोमीटर अपार्ट है, यानी कि 2 फ्रेंड है, ए और एक बी, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 10 किलोमीटर है। अगर वो एक दूसरे की तरफ रनिंग करते हुए आते हैं, एक की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड है 14 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट ईच अदर? सिंपल है यार, देखिए एक दूसरे की तरफ ये आ रहे हैं, तो कितने मिनट बाद ये मिल जाएंगे समझ में? ठीक है, तो इसका आंसर 25 मिनट्स है। ठीक है, ओके, अब ये सब एक्सप्लेन कराने बैठूंगा ना, बहुत ही लंबा चैप्टर हो जाएगा आपका। अभी हम यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं, एग्जामिनेशन टाइम में किस तरीके से आप सोल्व करें वो देख रहे हैं समझ में। ओके, सोल्व कहाँ पर होगा, इसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना, कर लियो यार, बार बार बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, डिस्टर्बेंस होता है, एक ही बार में जाकर के देख लेना। ठीक है, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम, 3 बार किसी कॉइन को टॉस किया गया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स क्या है? तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, 43, इसका आंसर है बी, 3/8। ठीक है, एक टेस्ट जिसमें 25 एमसीक्यूज हैं, ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, देखते हो जाना चाहिए। हर करेक्ट आंसर पे आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे, 100 मार्क्स का हो गया, एंड इनकरेक्ट पे -1 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, अगर कैंडिडेट ने 74 मार्क्स उसके आ रहे हैं, तो कितने क्वेश्चन उसने लेफ्ट अनअटेम्प्टेड है, यानी कि कितने क्वेश्चन उसने छोड़ दिए एग्जामिनेशन में। तो बेसिक इसका आंसर क्या है, बेसिकली 44, और इसका आंसर है आपका 4 क्वेश्चन उसने वहां पर छोड़ दिए। ठीक है, तो दिस इज दी आपके, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 45 देखते हैं, तो ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है कि ए पर्सन हैज अ टोटल ऑफ 100 कॉइन, है ना, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, हर जगह आता है वाला क्वेश्चन, सीएससी मान लो या फिर जो भी एग्जामिनेशन होता है। एक पर्सन है, उसके पास टोटल 100 कॉइन्स है, उसके अंदर 2 का है और 5 का है। ठीक है, 2 के और 5 की कॉइन्स है। अगर उसकी टोटल कॉइन्स की वैल्यू 320 है, तो देन द नंबर ऑफ 2 कॉइन्स, तो उसमें 2 कॉइन, मतलब 2 रुपए के कॉइन्स जो है वो कितने हो सकते हैं?
ठीक है, तो 40 पावर इसका आंसर है सी, 60 कॉइन्स। देखिए इतना इजी है ना ये वाला क्वेश्चन, बड़ा ही इजी। क्यों है, क्यों बोल रहा हूँ इसको मैं पर्टिकुलरली, ये आप अगर आपने पढ़ करके गया ना तभी, और बहुत लेस चांसेस होता है कोई इस तरीके की चीजें पढ़ के जाता है एग्जामिनेशन टाइम में। ये आपको बेसिकली एक्स्ट्रा मार्क्स देगा अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो इसको। पढ़ो, द टेक्नोलॉजी नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरलिफ्ट सिस्टम इज समटाइम्स टॉक अबाउट इन रेफरेंस टू वाटर। ठीक है, ध्यान सुना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरलिफ्ट सिस्टम है ये। तो कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं यहाँ पर कि देखिए क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ो, अपने आप पता चल जाएगा। लॉन्चिंग गाइडेड मिसाइल फ्रॉम द साइलोज, launching aircraft from the warships, navigation of nuclear powered submarines and development of reusable rocket। अब जिसने एमसीक्यू एप्टीट्यूड पे बहुत काम किया ना वो सीधा आंसर मार देगा बी, लॉन्चिंग एयरक्राफ्ट फ्रॉम द वॉरशिप्स। तो ये बोल ही रहा है एयर लिफ्ट सिस्टम है, यानी कि समथिंग रिलेटेड टू द एयरक्राफ्ट, 110% है। और वो भी अगर हम बात करें तो लॉन्चिंग की बात यहाँ पर हो रही है। एंड सेकंड हम बात करते हैं एमसीक्यू एप्टीट्यूड की, तो उसके अंदर आते हैं सिमिलर लुकिंग स्टेटमेंट की। तो दीज आर सिमिलर लुकिंग स्टेटमेंट्स। अब आप देखो यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक कौन सा है, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक, और कौन सा ज्यादा है ब्रॉड। तो ये वाला ब्रॉड है, बी वाला। अगर हम बात करें ए जो है आपका बहुत ही स्पेसिफिक है। तो दैट्स व्हाई वी कैन से कि भाई बी इज द मोस्ट रिलेवेंट है। अगर आपको यहाँ पर जाना है तो ए और बी में से जाना, एंड गलत हो भी जाता है तो इट्स, लेकिन अप्रोच सही रखनी है आपको। ठीक है, अप्रोच यहाँ पर आपको सही रखनी है। अब यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर बहुत ज्यादा काम आता है एमसीक्यू एप्टीट्यूड और प्रीवियस ईयर का एनालिसिस। तो एल्यूमिनियम पाउडर इज यूज्ड एज अ सॉलिड फ्यूल फॉर रॉकेट इंजन। पहला तो ये स्टेटमेंट है, हाँ करते होंगे डेफिनेटली। कहा कौन ने जाकर के देखा है कि नहीं हो सकता, और ये इन फ्यूचर होने की क्या पता, ये तो टेक है ना। तो टेक में हमेशा प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट जो होते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट, उसको आपको करेक्ट मान करके चलना ही चलना है सपना। अभी नहीं है, मान लीजिए 5 साल बाद 10 साल बाद अगर इस तरह की टेक आ गई, वैसे तो होता है बट फिर भी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज डेफिनेटली करेक्ट। सेकंड पढ़ना बहुत ध्यान से, कंपेयर टू लिक्विड फ्यूल प्रोपेल्ड रॉकेट इंजन्स द थ्रस्ट पर अमाउंट ऑफ फ्यूल बर्न्ट इज हायर इन जो आपके सॉलिड फ्यूल्स है। सबसे पहले तो लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इसके अंदर दे रखी है, अगर एक भी फैक्ट गलत हुआ ना आउट ऑफ दिस 4-5 फैक्ट जो इसके अंदर दे रखे हैं, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है ना। और दूसरा यहाँ पर आता है कंपैरिजन का। तो मान लीजिए यहाँ पर लिक्विड की जगह सॉलिड हुआ, या फिर उल्टा भी हो सकता है, रिवर्स भी कर सकते हैं। तो दिस इज, इसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है, इसलिए ये क्वेश्चन आपका गलत है। हालांकि इसका एग्जैक्ट रीजन मैं नहीं बताऊंगा आपको, वो आपको जाकर के चेक करके आना पड़ेगा कि क्यों ये स्टेटमेंट गलत है। मैं बता रहा हूँ आपको एग्जामिनेशन में एमसीक्यू को अटेम्प्ट करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर ए है। ठीक है, ओके। मैं यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं फिर से बता दूं, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ पेपर किस तरीके से एनालिसिस करना होता है बस। ठीक है, अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है कि ये पूछ रहा है कि अग्नि वन, ब्रह्मोस और धनुष इसमें से कौन सी आपकी क्रूज मिसाइल है या मिसाइल है। तो इसका आंसर है बी, ओनली ब्रह्मोस इज द आपकी क्रूज मिसाइल। सी, ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा बात करते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखना बड़ा ध्यान से पढ़ना। ये तो वैसे तो फैक्चुअल है बट इसके अंदर लगा सकते हो आप थोड़ा सा एप्टीट्यूड, दिमाग लगा सकते हैं। विद रेफरेंस टू द इंडियाज डिफेंस कंसीडर द फॉलोइंग हेलीकॉप्टर्स, चीता, चेतक और रुद्र। ये पूछ रहे कि इनमें से किसके पास टर्रेट गन है। बेसिकली ये होता है तो 360 फायर करती है, रॉकेट सिस्टम है, एयर टू एयर मिसाइल है। तो इनमें से कौन सा है, ये अगर आपको पता है तो पता है, बढ़िया बात है। नहीं पता है तो लगा दो भाई कि भाई देखिए इन तीनों नाम को आपको बहुत ध्यान से देखना है। चीता, चेतक और रुद्र, सबसे खतरनाक और भयंकर कौन सा लग रहा है, क्योंकि ये वाला हेलीकॉप्टर जिसके पास से निकल गया उसकी तो तबाही है। तो रुद्र इज बेसिकली समथिंग विच इज रिलेटेड टू और कॉम्प्रीहेंड भी करता है इसके नाम को। तो रुद्र इज द करेक्ट आंसर। तो 3 तो आएगा ही आएगा आपका, 3 तो करेक्ट है ही चाहिए। तो ए एन बी उड़ा दो आप, तो सी और डी में से फिर आप लीप ऑफ फेथ लेकर के आंसर लगा सकते हैं। वैसे तो इसका करेक्ट आंसर है 49, उसका आंसर है डी। ठीक है सर, मैं आगे बढ़े क्या। बात करते हैं रिसेंटली इंडिया गेव अ कोस्टल रेडार सिस्टम, किसको दिया बेसिकली, विच ऑफ द कंट्री। तो बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका एंड यूएई। तो सी करंट अफेयर्स का एक सीधा क्वेश्चन है। तो सिंपल है, अगर कोस्टल रेडार की बात करते हैं तो कोई कोस्टल कंट्री होगी, है ना। ये कोस्टल है, ये कोस्टल है, यूएई कहां से आ गया भाई, है ना। चलिए ठीक है, चलिए, लेकिन इसका आंसर है मालदीव। ठीक है, तो मालदीव को उस टाइम पे ये दिया था। अच्छा बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्ट वर्क्स was held by sister निवेदिता, रिमेंबर गांधी ने, एज द फर्स्ट मास्टरपीस ऑफ इंडियन आर्ट। किसको इन्होंने फर्स्ट मास्टरपीस ऑफ इंडियन आर्ट कहा है सर एंड मैम। एंड सर एंड मैम ये है आपका, हम बात करते हैं भारत माता भाई थी अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर। दिस इज अ वेरी टफ क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है जोड़ते हुए आया था कहीं से भी। ठीक है, वेरी रैंडम, वेरी रैंडम। लेकिन ये वाले जो क्वेश्चन होता है ना, ये तो पढ़ करके जाना ही चाहिए आपको, है ना। ये करंट अफेयर्स आपके कवर हो जाते हैं, जो कि हम करवा भी देते हैं। ऑपरेशन संकल्प वाज इनिशिएटेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय व्हाट, बताइए। तो सर एंड मैम इसका आंसर इंडियन नेवी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू द ट्राइबल वेलफेयर। ठीक है, अच्छा ये वाला सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ने से ही आपका आंसर आ जाएगा अगर आपने एमसीक्यू एप्टीट्यूड ढंग से किया है, मतलब पढ़ने की आप थोड़ा रखते हो। ठीक है तो ओके, सो द पहला ऑप्शन पढ़ो, द कॉम्प्रिहेंसिव ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम एम्स एट
कि लैंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो, इंप्रूवमेंट ऑफ रूफ हाउसेज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो एंड सो ऑन। तो ये जो सो ऑन लगाया है ना इन्होंने सर में, ये जो सो ऑन लगाया है ना, विच मेक्स दिस स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है, 100% करेक्ट है। और यहाँ पर आपको क्या पूछा है, नॉट करेक्ट। ठीक है, सो ऑन में इसका स्कोप बहुत खुल जाता है, मतलब इसके अंदर कुछ भी आ सकता है फिर। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो ये करेक्ट है। नेक्स्ट, एज पर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर, जो ट्राइबल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट है समझ में, विलेजेस इन द फॉरेस्ट आर प्रोवाइड विद द कम्युनिटी राइट्स। डेफिनेटली जो विलेजेस है इन द फॉरेस्ट है उनको कम्युनिटी राइट्स दिए जाएंगे, तो बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है, करेक्ट है, ये पॉसिबल है डेफिनेटली अगर हम देखें तो। लेकिन ये वाला स्टेटमेंट पढ़ो, डी वाला, द स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू ट्राइबल सब प्लान प्रोवाइड डेयरी काउस टू द ट्राइबल ग्रुप्स लिविंग इन द, आपकी जो पॉवर्टी लाइन है। ठीक है, तो एक ये स्टेटमेंट और एक ये है, द स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एट एम्स एट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एरिया प्रोड्यूसेस टू द ट्राइबल इक्वली। ये बोल रहे हैं कि जितने भी अगर हम बात करें फॉरेस्ट एरिया प्रोड्यूस जो होते हैं, फॉरेस्ट एरिया प्रोड्यूस माइनर या फिर मेजर, इसके अंदर वो भी नहीं पता रखा माइनर की मेजर, तो वो ट्राइबल्स के अंदर इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये पॉसिबल भी नहीं है समझ में, दिस इज नॉट इवन पॉसिबल। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, सो दिस इज दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट जब हम बात करते हैं। और एंड पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले तो ये देखो क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्या बोल रहा है, ट्राइबल वेलफेयर इज अ वेरी ब्रॉड टॉपिक। तो इसके अंदर आपको ये देखना है कि लेजिबल कौन सा है, लेजिट कौन सा है, हो सकता है क्या। ठीक है, और वो फिर बेसिकली आपको यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट वन निकाल करके करेक्ट मार्क करना है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट यार, ओएमआर जरूर देख के फिल करना, अगर एक भी क्वेश्चन पर गलत भरा आ जाता ना उसके अंदर, तो फिर लाइन से सारे गलत होते हैं, तो इसलिए ध्यान से। फिर से वही बात बता रहा हूँ, फिर से वही लगेगी 53 वाला एप्टीट्यूड, इसमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, इसका आंसर आप अपने आप बता दोगे। ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट। तो सबसे पहले पढ़ना था स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार, शहरी यानी कि अर्बन, तो इस अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, क्या ये करेक्ट है क्या, एब्सोल्युटली करेक्ट है, नाम से पता चल रहा है स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बात कर रहा है शहरी वाले एरिया में, अर्बन एरिया में। नेक्स्ट, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम एंड डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम वर लॉन्च्ड इन 1970s, ये इसको करेक्ट करता है सरन मैम। क्या बोल रहा है 1970s, यानी कि 1970s में कोई भी एक पर्टिकुलर ईयर में ये वाला प्रोग्राम लेकर के आया गया, बहुत स्कोप है करेक्ट होने का। राइट, ठीक है, करेक्ट है भाई। ये वाला पढ़ो, ये वाला डी वाला, द स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, तो ये ग्राम लेवल पे बात कर रहे हैं, ये अर्बन लेवल पे बात कर रहे हैं, सिंपल। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एरिया प्रोग्राम है आपका रूरल एरिया में। अब ये वाला पढ़ना, देखना इसके अंदर कितनी मिस्टेक है। द संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, पहले तो यही है, इसकी हम बात करते हैं, was launched after the restructuring of the integrated rural development in 2001। तो सबसे पहले ईयर दे दिया, तो यहाँ पर क्या पता 2002 हो, 3 हो, 4 हो, है ना, पहला तो ये यहाँ आपका दिमाग देना चाहिए। दूसरा, क्या पता इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं हो, तो यहाँ पर स्कोप है बहुत ज्यादा करेक्ट इनकरेक्ट करने के। तो इसको करेक्ट इनकरेक्ट बनाना इजी है, किसके लिए, एग्जामिनर के लिए, तो अपना काम इजी करता है भाई, है ना। हाँ, तो कोई भी हेडेक लेना नहीं चाहता। ठीक है, तो 54 का आंसर सी है। ठीक है सर मैम, आगे बढ़े। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन बड़ा इजी है, द बैटल ऑफ राक्षस तंगड़ी, ये बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, वाज पॉपुलरली नोन एज द बैटल ऑफ तालीकोटा, विजयनगर, और इसका बेसिकली ये बैटल हुआ था, उसके बाद विजयनगर समाप्त आपका हो गया था। ठीक है, ओके भाई, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोकन इंस्क्रिप्शन इन अफगानिस्तान आर रिटर्न इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट। बताइए भाई, कौन बताएगा, इससे इजी क्वेश्चन हो सकता है क्या। तो 56 और इसका आंसर है ग्रीक अरमाइक, क्योंकि इस पे ग्रीक इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा। ये भी एप्टीट्यूड से आपको हो जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉइंस स्ट्रक ड्यूरिंग द 200 बीसी से लेकर के 300 सी तक, यानी कि 500 साल का ये जो रूल पीरियड बताया इसके अंदर इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, उसके बारे में कौन से स्टेटमेंट गलत है। तो सबसे पहला आता है आपका इंडो ग्रीक इंट्रोड्यूस बाइलिंगुअल एंड बाइस्क्रिप्ट लीजेंड्स ऑन देयर कॉइन, ये तो सबको पता है, सिंपल चीज, इंडो ग्रीक ने बड़ी मात्रा में किया, है ना। कुशाणा हमारे यहाँ पे गोल्ड कॉइन्स लेकर के आए थे उन्होंने, फिर कॉपर कॉइन्स भी इंट्रोड्यूस किए थे लो डायमेंशंस। ठीक है, ये भी करेक्ट है। सातवां अंश, सातवां अंश की हम बात करें, इशूड कॉइन्स ऑफ सिल्वर, कॉपर, लेड एंड पोटीन, ये प्रूफ कौन करेगा, अगर उन्होंने पोटीन का नहीं किया होगा या फिर लेड का नहीं किया होगा, अगर उन्होंने एक भी कॉइन इशू किया उस टाइम पे, तो ये करेक्ट हो गया स्टेटमेंट, करेक्ट। तो इस तरीके से आपको सोच करके चलना पड़ता है। ये वाला हिस्ट्री के क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट है, एब्सेंस ऑफ निगमा कॉइन्स सजेस्ट दैट डिक्लाइनिंग पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द मर्चेंट गिल्ड्स, बताइए, अगर कोई गोल्ड, मान लीजिए कोई टाइप ऑफ कॉइन्स है, वो नहीं छप रहे हैं या फिर नहीं उनका एब्सेंस है, तो इसका मतलब ये है क्या कि मर्चेंट गिल्ड्स का पावर डिक्लाइन है कहीं ना कहीं तरीके या अथॉरिटी उनकी डिक्लाइन है, ये प्रूफ नहीं कर सकते हो आप किसी भी तरीके से। तो 57 उसका आंसर है डी, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं,
बात करते हैं, ये रिवर्स है उनके वैदिक नाम है और नए मॉडर्न नाम है, ठीक है, तो आपको मैच करना है। तो इसका आंसर क्या है सर? तो इसका आंसर है बी, ठीक है। तो दृष्टावली इसका ये है आपकी, अगर हम बात करें तो चौतांग एंड अस्किनी, अस्किनी को हम बोलते हैं चिनाब, ये बड़ा ही पॉपुलर है। वितस्ता, वितस्ता किसको बोलते हैं बताइए? वितस्ता बड़ा ही पॉपुलर है सर, एंड झेलम एंड पुरुषनी, इस रिवर बेसिकली हम रावी। ये वाला थोड़ा सा स्टेटमेंट अगर हम बात करें तो टफ बनाता है इसको स्टेट, इसके जो ऑप्शंस हैं। कोठारी कमीशन इंडिया में कब इस अपॉइंट किया गया था, याद रखना अपॉइंट किया गया था। तो इसका आंसर है डी, 1964 में। स्टेटमेंट इसको टफ बनाते थे 1965, 6, 7, है ना? तो यस, ओके ओके। तो आपने ओशन करंट्स के बारे में पढ़ा होगा, दो तरीके की होती है, एक कोल्ड होती है, एक आपके वार्म होती है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो गल्फ स्ट्रीम वार्म करंट है, डेफिनेटली वार्म है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट इज अ वार्म ओशन करंट, करेक्ट है। लेब्राडोर आपकी कोल्ड है, एंड कैलिफोर्नियन इज अ वार्म आपके ओशन करंट, एंड दिस इज द आपका रॉन्ग स्टेटमेंट, इट्स आपके कोल्ड करंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। सो इन द नेक्स्ट लेसन हम बात करेंगे हमारे जो नेक्स्ट जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचे 65 क्वेश्चंस। तो जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज रीड द डिस्क्रिप्शन वेरी केयरफुली।